वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटो के साम्यवाद के बारे में। साम्यवाद की विचारधारा कोई नई नहीं है, ये आज से लगभग में 2500 साल पुरानी व्यवस्था हमें ये देखने को मिलती है। प्लेटो ने अपने सिद्धांत में साम्यवाद का जिक्र किया है। प्लेटो का मुख्य जो उद्देश्य है वो एक आदर्श राज्य स्थापित करना है। इसके लिए वो आदर्श राजा, दार्शनिक राजा बनाने पर जोर देता है। उसके लिए वो शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करता है और एक आदर्श राजा को आदर्श राजा बनाने में साम्यवाद का मुख्य भूमिका है। एक आदर्श राज्य को आदर्श राज्य बनाने में 3 वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका उसने बताई है। एक शासक की, दूसरी सैनिक की और तीसरी स्त्रियां। तो इन चीज़ों को उसने साम्यवाद के अंदर रखा है। प्लेटो अपने साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और आगे चल कर के उसे जो है उसने स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया है। जब हम बात करते हैं कि आदर्श राज्य की स्थापना होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारा शासक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, उसके अंदर कोई ऐसी भावना घर ना करे जिससे वह अपने लिए काम करे और अपने देश के लिए काम ना करे। इसलिए उसने शासक वर्ग और संरक्षक वर्ग इन दोनों को ही घर और परिवार, निजी संपत्ति से दूर कर दिया है। उनकी शिक्षा व्यवस्था वो इसी प्रकार की करना चाहता है जिससे कि उनके अंदर लोभ, मोह इनकी उत्पत्ति ना हो। और इसी चीज़ को आगे चल करके उसने साम्यवाद जो है एक रूप ग्रहण किया है। तो ये चीज़ हम पहले प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत में हम भूमिका के तौर पे बताएंगे, लेकिन जब हम आगे चलते हैं प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत को अब हम डिटेल में बताएंगे। तो हम बात करते हैं कि प्लेटो के जो साम्यवादी सिद्धांत है उसे उसने 2 प्रकार जो है वर्णन किया है। एक संपत्ति का साम्यवाद के बारे में बात करता है अपने सिद्धांत में, और दूसरा करता है परिवार का साम्यवाद। यानी प्लेटो ने 2 प्रकार के साम्यवाद का वर्णन किया है। एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा उसने जो किया है वो परिवार के साम्यवाद के बारे में बात की है। और जो साम्यवाद व्यवस्था है केवल संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए उसने इसे प्रयोग किया है। ठीक है। परिवार के साम्यवाद में आगे चल करके स्त्रियों का साम्यवाद भी आएगा। जब संपत्ति के साम्यवाद की हम बात करेंगे तो उसका जो एक ग्रंथ है रिपब्लिक, बहुत फेमस ग्रंथ है प्लेटो का, उसमें उसने अपने साम्यवाद के सिद्धांत का जिक्र किया है। ठीक। तो प्लेटो जो है ना अपने साम्यवादी सिद्धांत में संरक्षक वर्ग को संपत्ति से दूर रखता है, वो उसके लालच से उसे दूर रखता है। ठीक है। और एक ऐसी जो है राज्य की स्थापना करता है जिसमें संरक्षक वर्ग केवल और केवल देश के लिए समर्पित हो। इसके लिए वो संपत्ति से भी दूर रहेगा, इसके लिए वो परिवार से भी दूर रहेगा। आगे चल के परिवार किस प्रकार से बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक। संपत्ति के साम्यवाद के अगर बारे में हम बात करते हैं कि इसको संपत्ति का साम्यवाद क्या था, तो संपत्ति का साम्यवाद केवल 2 ही वर्गों पर लागू होगा, शासक और सैनिक वर्ग। ये हमने बात यहाँ अभी कर ली है। ठीक है। उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं होगा। हम बात करते हैं संरक्षक वर्ग के पास जितनी संपत्ति उतनी ही होगी। संरक्षक वर्ग के पास संपत्ति उतनी ही होगी जितना उसके जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। ना उसके पास मकान होगा, ना उसके पास कोई ज़मीन होगी। ठीक है। ना उसके पास पैसे होंगे। भोजन वो अकेला कोई 5 स्टार होटल में जा कर के या जो है वो कोई राजा महाराजा वाला भोजन नहीं करेगा।
वो कैंटीन यानी सार्वजनिक भोजनालय में जा कर के ही वही खाना खाएगा, और उसे है ना सोना चांदी ये कुछ छूने तक की अनुमति नहीं होगी। यानी पूरी तरह से वो संपत्ति से दूर है। यहाँ तक कि उसको अपने स्पेशल खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होगा, वो जा कर के सार्वजनिक भोजनालय यानी कैंटीन में ही वो खाना खाएगा। ऐसा नहीं कि अपने लिए कोई स्पेशल जो है बात करें। और जो संपत्ति का मुख्य लक्ष्य है ना वो समाज कल्याण का है। संपत्ति जो है वो समाज कल्याण के लिए, इसलिए पूरे के पूरे समाज द्वारा इसका उपयोग में लाया जाएगा। और जो राजा जो है ना या संरक्षक वर्ग, वो सुविधा भोगने के लिए नहीं आए, बल्कि वो त्याग करने के लिए आए हैं, देश के लिए आए हैं। तो उनके लिए कोई लोभ मोह नहीं होगा, वो कोई संपत्ति अपने पास नहीं रखेंगे, वो देश के लिए समर्पित होंगे पूरी तरह से। प्लेटो की जो दृष्टि है उसमें संपत्ति का साम्यवाद का उद्देश्य सामाजिक तथा राजनीतिक दोषों को खत्म करना है, क्योंकि जो सामाजिक और राजनीतिक जो लोग होते हैं वो पैसे भ्रष्टाचार में फंस करके वो देश की हितों को ताक पे रख देते हैं और पारिवारिक हितों को पूरा करने में, अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लग जाते हैं। तो जो प्लेटो की दृष्टि में जो संपत्ति का जो साम्यवाद है, बेसिकली वो राजा के मन से, राजा और संरक्षक वर्ग जो लोग हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार की समाप्ति पूरी तरह से कर देना है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं संपत्ति केवल है ना उत्पादक वर्ग के पास होगी, और जो शासक वर्ग होंगे उन पे टैक्स लगाएंगे और अपना खर्चा चलाएंगे। परिवार के साम्यवाद की बात करता है प्लेटो। दूसरा जो साम्यवाद है परिवार का साम्यवाद। तो परिवार के साम्यवाद की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें ना विवाह प्रथा का अंत करता है। प्लेटो विवाह प्रथा नहीं चाहता है। और देखिए वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है कि राज्य को किस प्रकार के कितने लोग चाहिए, कितने उसे शासक वर्ग चाहिए, कितने संरक्षक वर्ग चाहिए, कितने उत्पादक वर्ग चाहिए, और जिन लोगों में जिन गुणों की ज़्यादा संभावना है तो राज्य है ना ये देखेगा। शासक वर्ग का काम ये देखना है कि उसे कितने उत्पादक वर्ग चाहिए, कितने संरक्षक वर्ग चाहिए, कितने शासक वर्ग चाहिए, दार्शनिक वर्ग चाहिए। तो उसी प्रकार से राज्य संभोग कराने की व्यवस्था करेगा, ताकि उसे जिस प्रकार की संतान चाहिए उसी प्रकार के लोगों के साथ संभोग करा करके उसे उसी तरीके की उच्च मानसिक शारीरिक शक्ति प्राप्त संतान प्राप्त हो सके। यानी राज्य को जिन कार्यों के लिए संतानें चाहिए उसी प्रकार की संतानों की उत्पत्ति के लिए राज्य संभोग की व्यवस्था करेगा, ताकि उसके राज्य में जिन लोगों की कमी है उनकी पूर्ति हो जाए। ठीक है। और जो संतानें उत्पन्न होंगी वो राज्य की होंगी, ना कि व्यक्ति विशेष की। राजा और संरक्षक वर्ग इनके लिए संभोग कराने की जो प्रक्रिया है वो राज्य नियत करेगा कि कब कराना है, कितना कराना है। और जो बच्चे पैदा होंगे वो राज्य के होंगे। माँ बाप तक को पता नहीं होगा कि उनका बच्चा है, ताकि उनके अंदर ममता प्यार की भावना ना उमड़े, और जो उनके उद्देश्य हैं उनसे विचलित ना हो सके वो लोग। ठीक है। तो इसमें हमने बात करी है कि संरक्षक वर्ग अपनी आवश्यकता अनुसार स्त्रियों से संभोग कर सकते हैं, और उनकी स्त्रियां और बच्चे सामाजिक होंगे। एक आदमी के नहीं होंगे, जो उनकी स्त्री होंगी वो भी सामाजिक होगी, और बच्चे होंगे वो भी सामाजिक होंगे। प्लेटो के अनुसार राज्य बच्चों का पालन पोषण की व्यवस्था पूरी तरह से करेगा। प्लेटो ने बताया कि स्त्रियाँ कितने साल तक बच्चे पैदा करेंगी। स्त्रियाँ 20 से 40 वर्ष तक की बच्चे पैदा कर सकती हैं। इस 40 वर्ष से ऊपर की लेडी बच्चे पैदा नहीं करेगी, और पुरुष 25 से लेकर 55 वर्ष तक की उम्र तक संतान पैदा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पत्नियों का साझापन है यही स्त्रियों का साम्यवाद है। ठीक है। देखिए पत्नियों के साम्यवाद के बारे में यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि ये पब्लिक नहीं रिपब्लिक है। यहाँ पे
रीवर्ड हो रहा है, रिपब्लिक है ये। उसके 5वें खंड में पत्नियों के साम्यवाद का सविस्तार उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसकी हम जब बात करते हैं स्त्रियों के साम्यवाद की, तो यह व्यवस्था राज्य के अंदर केवल 2 वर्ग के साथ लागू होगी, यानी कि आपका शासक वर्ग और योद्धा वर्ग पर लागू होती है। तीसरी बात कि आदर्श राज्य में न्याय अनुभूति के लिए पत्नियों का साम्यवाद एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, क्योंकि अगर हर राजा अपनी पत्नी रखेगा तो पत्नियों के मोहजाल में फंस जाएगा। इसलिए पत्नियों से राजा के लिए पत्नियों की व्यवस्था ही खत्म कर दी है। हाँ, उन्हें संभोग के लिए पत्नी चाहिए, तो उसके लिए जो है उसने ये व्यवस्था पत्नियों के साम्यवाद में की है। प्लेटो के अनुसार स्त्री और पुरुष बराबर स्तर के हैं। देखिए, प्लेटो की जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ निकल करके आती है, प्लेटो की नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के हैं। उस टाइम के समाज में स्त्रियों को बराबर का सम्मान और दर्जा देना, ये एक बहुत बड़े यह बदलाव की तरफ हम देखते हैं। इसलिए समाज में वो स्थायी विवाह प्रथा को जो है मना कर देता है। कहता है कि जो स्थायी विवाह प्रथा करेंगे फिर बच्चियों को स्त्रियों को 4 दीवारी के अंदर बंद कर देना और उनकी क्षमताओं का उपयोग ना करना, ये कहीं से कहीं तक तर्कसंगत नहीं है। पुरुषों के बराबर ही स्त्रियों के अंदर क्षमता होती है। ठीक है, अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो जो स्त्रियों का सामाजिकरण है ना, इससे आदर्श बच्चे उत्पन्न किए जाएंगे। लूले, लंगड़े, काने यानी अपंग, कुल मिला के जो मेरे जो वर्ड हैं इसमें हम एक डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में हम जब बात करने की, इस तरह के बच्चों को प्लेटो मना करता है। ठीक है, तो स्त्रियों के जो सामाजिकरण में जो है वो आदर्श बच्चे उत्पन्न किए जाएंगे। बच्चों को राज्य अपने नियंत्रण में रखेगा, क्योंकि संपत्ति किसकी है? राज्य की है, माँ बाप की नहीं है। राज्य का कर्तव्य है कि वो इस बात का निर्णय करे कि किसी खास समय में उसे कितने बच्चे की ज़रूरत है और बच्चों की नस्ल किस प्रकार की होनी चाहिए। पुरुष और स्त्री अस्थायी सहवास राज्य नियत करेगा, ये अपने आप नहीं करेंगे। कमज़ोर और ख़राब नस्ल के बच्चों का प्राणांत कर दिया जाएगा, जो मैं भी बात कर रहा था। जितने भी चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़ होंगे उनका वो प्राणांत करने की बात करता है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे जो विकसित होंगे तो ये राज्य के ऊपर बोझ बन जाएंगे। ठीक है, इसकी आलोचना की अगर हम बात करते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना भी बहुत हुई है। जैसे अगर हम बात करते हैं सभ्यता का विकास, अरस्तु, देखिए अरस्तु अभी यथार्थवादी आ गया है और प्लेटो कैसा है? आदर्शवादी है। तो अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति की संपत्ति है ना, वो एक सभ्यता के विकास का प्रतीक है और संपत्ति प्रगति का मार्ग प्रस्तुत करती है। तो हम ये कहेंगे संपत्ति से लोग खराब हो जाते हैं, तो ये कहना गलत है। सामूहिक उपभोग भी कठिनाईपूर्ण होता है। सभी लोग एक चीज़ का उपयोग समान तरीके से कर पाएँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपस में ही झगड़े पैदा हो जाएंगे, क्योंकि कम परिश्रम करने वाला अधिक पाएगा और अधिक परिश्रम करने वाला कम पाएगा। संरक्षक वर्ग तो बिल्कुल खुश नहीं होगा। संपत्ति के साम्यवाद से संरक्षक वर्ग बिल्कुल खुश नहीं होगा, क्योंकि वो 50 साल तक एक तपस्या का जीवन जीवे। जब हम इसकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि संरक्षक वर्ग 35 से लेकर के 40 वर्ष तक एक सन्यासी का जीवन जी रहा है, तपस्या का जीवन जी रहा है। उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से नीरस कर दी। तो कौन व्यक्ति 50 वर्ष तक इस तपस्या में जाएगा? फिर यह अपने बच्चों से दूर, परिवार से दूर कौन व्यक्ति होना चाहेगा? तो ऐसे में तो संरक्षक वर्गों की बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो जाएगी राज्य को। अब प्लेटो मानवीय गुणों की भी अवहेलना करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वह प्यार, ममता जैसे जो आदर्श गुण हैं प्लेटो ने तो नकार देता है। ठीक, और नारी कोई है ना उपभोग की वस्तु नहीं, यहाँ पे ये गलत नहीं हो गया है, ये नारी है। ठीक है, ये गुण, तो नारी कोई उपभोग की वस्तु तो है नहीं।
जो इस प्रकार से उपभोग के लिए उसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम इसके निष्कर्ष पे आ जाते हैं। विद्वानों ने प्लेटो के साम्यवाद की कटु आलोचना की है। यह बात तर्कसंगत है कि उसके द्वारा प्रस्तुत कुछ आलोचना उचित और तर्कसंगत है, परंतु यह मान लेना कि संपत्ति के साम्यवाद के बारे में प्लेटो के विचार बिल्कुल बेकार है, सो गलत है। आज की डेट में किसी भी देश की राजनीति में सबसे जो चैलेंज है उसके सामने वो भ्रष्टाचार को रोकना है। नेताओं में परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हर देश की राजनीति में। और परिवारवाद और सब भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका बताया है प्लेटो ने कि वो राजा होगा या संरक्षक वर्ग होगा, वो विवाह ही नहीं करेगा, संपत्ति ही नहीं रखेगा। तो जो यानी कि वो एक सन्यासी राजा की तरफ यहाँ पे ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद।